सभी को हरित नमन। लास्ट वीडियो में हमने सुकरात और उनके शिष्य प्लेटो के बारे में सामान्य परिचय दिया था। जैसा कि हमें ज्ञात है, सुकरात हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चाहे बीए थर्ड ईयर की बात करें या एमए प्रीवियस की बात करें या कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, तो वहाँ पे हम प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो से ही शुरुआत करते हैं। तो प्लेटो के बारे में जो सामान्य परिचय हमने पिछले वीडियो में बात ही कर ली थी, कहाँ जन्म हुआ था, बचपन में क्या कहते थे, उनके किन किन ग्रंथों की उन्होंने रचना की और उस ग्रंथों की रचनाओं में किन से प्रभावित थे और साथ ही उनकी अध्ययन पद्धतियाँ क्या थी। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। अब हम हमारे सिलेबस के एक अन्य हिस्से और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय न्याय के सिद्धांत, प्लेटो का न्याय के सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, देखो, प्लेटो ने जो न्याय की बात की है वो आधुनिक संदर्भ में हम जो न्याय शब्दावली का प्रयोग करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उसमें क्या अंतर है वो भी हम लास्ट में जानेंगे, परंतु ये जान लें कि दोनों में डिफरेंस है। आज के टाइम पे हम जो न्याय करते हैं, न्याय की बात करते हैं, वो नहीं है। देखो, राजनीतिक शब्दावली में कैसी शब्दावली है जिनको विभिन्न तरीके से परिभाषित कर सकते हूँ। जैसे समानता की शब्दावली है, स्वतंत्रता की शब्दावली है और न्याय की शब्दावली है, अधिकार की है। सुनने में बहुत सिमिलर वर्ड लगते हैं, परंतु उनको जब परिभाषित करते हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो उनकी समझ बहुत सामान्य तौर पे आप लेके चलें जब भी आप किसी भी विषय को समझें। जैसे न्याय है, न्याय को जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं दो वर्डिंग में समझता हूँ, समानता प्लस निष्पक्षता। जब समानता और समानता के साथ निष्पक्षता का व्यवहार किया जाता है तो न्याय की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस रूप में लेता हूँ, परंतु यहाँ पे बिल्कुल हम डिफर रूप में इसका प्रयोग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने न्याय का जो सिद्धांत है उसमें जो न्याय वर्ड का यूज़ किया है या उसकी व्याख्या की है वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि प्लेटो को न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, आप किसी भी विषय को क्वेश्चन की वाइज करें, उनका आंसर ढूंढते रहें तो अपने आप पूरा जवाब बन जाता है। जैसे न्याय के सिद्धांत क्यों लाया गया, न्याय के सिद्धांत है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ऐसे उनके क्वेश्चन उठाओ, क्यों, क्या, कब, तो कैसे। हर टॉपिक का अलग अलग डायमेंशंस होता है और उन सारे डायमेंशन जानने के लिए इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहो तो आपको जवाब मिलते जाएंगे। चलो आइए शुरुआत करते हैं हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की बात। सिंपल सा अर्थ में लेते हैं। पहले तो बात की हमने क्यों लाया गया, वो इसलिए लाया गया क्योंकि प्लेटो हमेशा उसका जो मूल या अंतिम उद्देश्य है वो आदर्श राज्य स्थापित करना है, कि मुझे एक आदर्श राज्य चाहिए। देखो, आदर्श राज्य तभी हो पाएगा जब वहाँ की उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति और वहाँ का पूरा समाज भी बहुत एकता के तौर पे रहता हो, संयमित होकर रहता हो और बहुत तरीके से रहता हो। ठीक है, और वो कब संभव है? वो संभव ये है कि व्यक्ति और समाज के लिए जो निर्धारित कार्य हैं, ठीक है ना, व्यक्ति और समाज के लिए जो निर्धारित कार्य हैं, कर्तव्य हैं, वो अपने भली भांति पूर्ण कर सकें, तभी वो आदर्श राज्य बनने में सहयोगी हो पाएंगे। ठीक है, तो न्याय का सिद्धांत जो है वो लाया गया है इसलिए था। प्लेटो का कोई भी विचार हो वो सब अंतिमतः कहाँ जाते हैं? आदर्श राज्य की तरफ, कि आदर्श राज्य की स्थापना करनी है। ठीक है ना, तो उस तक जाने के लिए न्याय का सिद्धांत लाया गया। अब इसका मतलब क्या होता है? प्लेटो कहता है प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति जब अपने निर्धारित कार्यों का संपादन करता है और किसी अन्य व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है तो वह कहलाता है न्याय। कहने मतलब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने निर्धारित कार्य को करेगा, जो उसको कहा गया है, जो उसके लिए डिसाइडेड है वो करेगा, और दूसरे कामों में किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि उस व्यक्ति का काम क्या है? तो इस संदर्भ में प्लेटो ने जो दृष्टिकोण दिया है वो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में कुछ गुण होते हैं और उसी आत्मा के गुणों के हिसाब से वर्ग भी बनते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण हो सकते हैं, 3 प्रकार के आत्मा के गुण हो सकते हैं। ठीक है, एक वासना प्रधान गुण हो सकता है, दूसरा साहस प्रधान हो सकता है और तीसरा विवेक प्रधान हो सकता है। ठीक है, जो वासना प्रधान व्यक्ति होते हैं ना वो उत्पादक कार्य में लग जाएंगे। ठीक है, वो उत्पादक कार्य में लग जाएंगे। जो साहस प्रधान व्यक्ति होते हैं वो सैनिक कार्य में लग जाएंगे, सेना के काम में करेंगे।
और जो विवेक प्रधान व्यक्ति होगा ना वह दार्शनिक राजा बनेगा। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया। तो जिसमें जिस गुण की प्रधानता होगी वह व्यक्ति उसी गुण के अनुसार अपना कार्य करेगा और किसी अन्य गुण वाले व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब ही उस व्यक्ति के द्वारा न्याय स्थापित हो रहा है या उस राज्य में न्याय स्थापित होगा। ये हो गई व्यक्ति की बात। अब हम करेंगे समाज की बात। सेम चीज़ है, क्योंकि उसने कहा था कि जो राज्य या समाज है वो व्यक्ति का वृहद रूपी तो है ना। तो जब व्यक्ति अपने अपने निर्धारित आत्मा के गुणों के अनुसार काम करेगा तो सेम चीज़ है। अब जैसे वासना प्रधान कई व्यक्ति होंगे, उन सब का एक वर्ग हो गया। ऐसे साहस प्रधान भी कई व्यक्ति होंगे, उनका एक वर्ग हो गया। विवेक प्रधान व्यक्ति होगा वो दार्शनिक राजा होगा, वो तो उसने एक ही बात की है, ठीक है। पर अन्य प्रधान जो व्यक्ति हैं उनका जो ग्रुप होगा उसको एक वर्ग में शामिल कर लो आप, ठीक है। तो वासना प्रधान व्यक्ति उत्पादक कार्य, साहस प्रधान सैनिक कार्य, विवेक प्रधान दार्शनिक राजा। जब समाज के ये प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेंगे तो न्याय बनेगा, और दूसरे के वर्ग के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो न्याय बनेगा। तो यह सामाजिक न्याय हो गया। मैंने इसको नीचे आपको रिटर्न में भी दे दिया है, ये देखिए आप जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब है जब व्यक्तिगत न्याय की बात कर रहा है तब भी सेम चीज़ हो रही है, तब केवल व्यक्ति शब्द का प्रयोग हो रहा है। और जब सामाजिक न्याय की बात कर रहा है तो सेम चीज़ यूज़ हो रही है, बस समाज शब्द का यूज़ हो रहा है। तो इनका सिंपल सा मतलब है व्यक्ति द्वारा अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार कार्य करना और दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करना, यह है न्याय है। समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करना भी न्याय है, ठीक है। इस रूप में उसने न्याय की व्याख्या की है। न्याय की व्याख्या करते हुए वह ये बात कहता है। अब यहाँ पे हमने न्याय का अर्थ तो जान लिया कि न्याय का जो मेन अर्थ है वो ये सिर्फ बात कर रहा है कि कर्तव्यों के पालन करना है, व्यक्ति को अपना और समाज के वर्गों को अपना, ठीक है। तो मतलब न्याय का आधार क्या हो गया कि कार्यों का विभाजन और कार्यों का विशेषीकरण, जो मैंने आपको ऊपर भी दे दिया है कि कार्यों का विभाजन होना चाहिए, प्रत्येक के अपने आत्मा के गुणों के अनुसार कार्य होना चाहिए। और विशेषीकरण इसलिए क्योंकि जो वर्ग या जो व्यक्ति को जो काम दिया गया है, कोई अन्य वर्ग या कोई अन्य व्यक्ति उन कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो उसका विशेष कार्य हो जाएगा उस व्यक्ति का और समाज के उस वर्ग का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल अलग अलग हो गए। ये क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ग है ना एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। जो साहस प्रधान जो है वर्ग है, जो साहसी वर्ग है, वो उत्पादक वर्ग दार्शनिक राजा इनकी रक्षा करेगा। इसी प्रकार से दार्शनिक राजा है वो उन दोनों का ध्यान रखेगा, और वासना प्रधान वाले जो उत्पादक वर्ग है वो उन दोनों के लिए सेवा देगा। तो इस तरीके से पूरा सामंजस्य की बात कर रही है, ये पूरा संतुलन की बात कर रही है। और ये ही न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य भी है। न्याय क्यों चाहता है, वो मेन उद्देश्य क्या है, आदर्श राज्य तक जाना है। परंतु उस आदर्श राज्य के लिए ज़रूरी क्या है कि समाज में संतुलन और सामंजस्य हो, समाज में एकता स्थापित हो। और वो सामंजस्य समाज में और वो संतुलन कब स्थापित हो सकता है, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य करे और प्रत्येक समाज का प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कार्यों को करे। तो ये उद्देश्य हो गया। तो न्याय के सिद्धांत का आशय, आधार, उद्देश्य, हमने इसकी बात कर ली। देखिए अब न्याय की प्राप्ति की कैसी जाए, ये भी सवाल पैदा होता है। तो उसने दो माध्यम महत्वपूर्ण बताए थे प्लेटो ने, एक शिक्षा और साम्यवाद। शिक्षा और साम्यवाद के बारे में अलग से वीडियो बनेगा। कारण क्या है, ये पूरा एक सब टॉपिक आता है अलग से, ठीक है, कि किस प्रकार उसने शिक्षा में 3 चरणों में प्रथम 10 से 20 वर्ष के लिए, 20 से 30 वर्ष के लिए, 30 से 35 वर्ष के लिए अलग अलग व्यवस्था की है, साम्यवाद की व्यवस्था की है, क्यों की है, कैसे की है, ये सब आएगा। परंतु हम यहाँ पे न्याय संदर्भ में ही बात करने वाले हैं। शिक्षा को उसने एक सकारात्मक माध्यम माना है। सकारात्मक माध्यम मतलब जो कुछ करने के लिए सकारात्मक रूप से प्रेरित कर रहा है। और साम्यवाद को एक नकारात्मक माध्यम माना है, जो किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, निषेध कर रहा है ना, इसलिए वो नकारात्मक हो गया। उनका कहना है कि प्लेटो कहता है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे एक समाज में या कहें कि एक राज्य में एक अच्छे व्यक्ति या सद्गुणी व्यक्ति का निर्माण किया जा सकता है। और अच्छे व्यक्ति का निर्माण होने पर ही अच्छा समाज बनेगा और उससे ही अच्छा राज्य बन पाएगा, ठीक है। तो शिक्षा का इसका मेन उद्देश्य क्या है, एक सद्गुणी व्यक्ति का निर्माण करना, ताकि समाज में संतुलन सामंजस्य बना रहे, ठीक है। और इस शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का समाज में कर्तव्य निर्धारित होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 3 प्रकार के बता दिया मैंने, उत्पादक वर्ग,
सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, इनका पता कैसे लगेगा कि किस में कौन सा गुण प्रधान है, किस में कौन सा गुण प्रधान है, किस में कौन सा गुण प्रधान है। तो ये चीज़ें पता लगेगी शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से ही उस व्यक्ति को अपने समाज में कर्तव्य का पता लगता है और उसका समाज में कर्तव्य क्या रहेगा ये निर्धारण होता है शिक्षा के द्वारा। अलग अलग चरणों में जो व्यक्ति जिस चीज़ में अच्छा होगा उसी वर्ग में या उस गुण को ही उसका मान लिया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा ही वह चीज़ है जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज और राज्य न्याय के सिद्धांत की पालना की तरफ जा सकता है। वो कैसे जा सकता है कि शिक्षा एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करती है और उस व्यक्ति का समाज में क्या कर्तव्य है इसका निर्धारण करके और समाज में संतुलन सामंजस्य की स्थापना करती है। मेन चीज़ वही है, सब उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रह रहा है। ठीक है ना, अंतर कुछ ही नहीं आता। अब साम्यवाद की बात करें, साम्यवाद आपने मार्क्स के संदर्भ में पढ़ा होगा, जहाँ पे एक राज्य विहीन व्यवस्था हो जाती है। ठीक है ना, वो अलग चीज़ है। मैंने कहा ना, प्लेटो की शब्दावलियों में या प्लेटो के सिद्धांतों में इन शब्दावलियों का प्रयोग होता है, परंतु अलग अर्थ में। न्याय का प्रयोग हो रहा है अलग अर्थ में, अब साम्यवाद का प्रयोग हो वो भी अलग अर्थ में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लेटो ने न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा को सकारात्मक और साम्यवाद को नकारात्मक अर्थ में प्रयोग करना किया है। क्यों किया है? क्योंकि साम्यवाद का मतलब होता है कि जो संरक्षक वर्ग हैं या कहें कि जो साहसी वर्ग और दार्शनिक वर्ग है या राजा वर्ग है या विवेक प्रधान वर्ग है, दो वर्गों की बात कर रहा है, सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा की बात है। उन वर्गों का अपना कोई भी परिवार और अपनी कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी। ठीक है, ध्यान सुनिए, उनका अपना कोई परिवार नहीं होगा, उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, उनका पूरा राज्य ही उनका परिवार होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बात करता है। अब ये बात क्यों करता है? आप देखिए, उन्होंने कहा था प्लेटो ने कि समाज के 3 वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों को पालन करेंगे, और चक्कर क्या हो जाता है कि व्यक्ति के संपत्ति के स्वार्थ को त्याग कर समाज व राज्य के कल्याण में संलग्न होने के प्रयास में 2 ही चीज़ बाधा हो सकती है, एक तो परिवार और एक संपत्ति। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संपत्ति के स्वार्थ को त्याग देता है तो समाज व राज्य के कल्याण में वह योगदान देता है और उसमें संलग्न रहता है। ठीक है, व्यक्ति के भ्रष्ट होने का मूल कारण क्या रहता है? निजी संपत्ति। और ये निजी संपत्ति वो किसके लिए अर्जित करता है? अपने परिवार के लिए, है ना। इसलिए प्लेटो ने इन दोनों वर्गों के लिए निजी संपत्ति और परिवार का मनाही कर दी कि इनका कोई निजी संपत्ति भी नहीं होगी और निजी परिवार भी नहीं होगा, इसलिए ये नकारात्मक अर्थ में। और ये सब वो क्यों कर रहा है? ताकि समाज में संतुलन सामंजस्य बना रहे, ताकि आदर्श राज्य तक पहुंचा जा सके। ये सब उसके लिए कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार उसने इसको साधन के रूप में प्रयोग किया। अब मैंने आपको एक चीज़ कहा है कि न्याय के सोफिस्ट विचारकों की आलोचना की गई है। न्याय के सोफिस्ट विचार क्या है कि उस समय भी सोफिस्ट कई विचारक थे जिनकी है ना कई न्याय की अवधारणाएं लागू थी। उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया था। कैफिलास का अलग था, पॉलीमार्कस का अलग था, थ्रेसिमेकस का अलग था, ग्लूकोन का अलग था। जैसे कि कैफिलास बोलता है कि सत्य बोल देना और ऋण चुका देना ही न्याय है। मतलब आप सिर्फ सत्य बोलते हो और ऋण चुका देते हो तो न्याय की प्राप्ति हो जाती है, न्याय व्यवस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया, क्योंकि प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना भी न्यायपूर्ण नहीं होता। ये प्लेटो का मानना है। आप आज की परिस्थिति के हिसाब से इसको अलग मान सकते हैं, परंतु प्लेटो का मानना यही था। इसी प्रकार से पॉलीमार्कस का कहना था कि शत्रु के साथ शत्रु वाला और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करने पर ही न्याय की स्थापना होती है। इसके लिए भी प्लेटो ने इसकी आलोचना की, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ की बात हो रही है। क्योंकि और प्लेटो कहना है कि स्वार्थ के आधार पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो न्याय हो ही नहीं सकता। ठीक है, थ्रेसिमेकस ने न्याय की आमूलचूल परिभाषा दी थी। उसने आमूलचूल धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है ना। मतलब शासकों का स्वार्थ व भलाई ही न्याय है। शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? शासक ही है, और उनका स्वार्थ और भलाई ही न्याय है। जबकि प्लेटो समाज में सबकी बात करता है, अलग अलग वर्गों की बात करता है, वो केवल शक्तिशाली व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। ठीक है, और प्लेटो ने तो इस संदर्भ में यहाँ तक कह दिया था कि एक अन्याय व्यक्ति के बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति को महत्व ज़्यादा है, एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। ग्लूकोन भी था एक विचारक, है ना। उन्होंने भी न्याय की जब संकल्पना दी थी तो उसको समझौतावादी सिद्धांत की तरफ ले गए। अब समझौतावादी सिद्धांत की पूरी संकल्पना जब हॉप, लॉक और रूसो का विचार आता है तब आता है।
परंतु यहाँ पे संक्षिप्त में हम जान सकते हैं कि ग्लूकोन ने कहा क्या। ग्लूकोन ने कहा कि न्याय जो है वो मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम है ना। और ये हॉब्स के टाइप की लैंग्वेज है, हॉब्स ने भी इसी तरीके की बात कही थी। प्लेटो कहता है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्याय कोई बाहर की चीज़ थोड़ी, ये तो आंतरिक चीज़ है, आत्मा में जो गुण है उसके अनुसार से हम देखेंगे। और जबकि इस परिभाषा में समझौते की बात की है, समझौते की बात तो पूरी बाह्य होती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी अवधारणाओं का खंडन करता है कौन, प्लेटो। अब यहाँ पे एक संकल्पना उभर के आती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि प्लेटो का न्याय और आधुनिक संदर्भ में हम जब न्याय शब्दावली का प्रयोग करते हैं, है ना, तो उन दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है। देखो, आधुनिक संदर्भ में आप जब भी न्याय शब्द का यूज़ करते हैं तो थोड़ा कानून के टाइप में, है ना, जब विधि, कानून, दंड देने की व्यवस्था, इन चीज़ों की बात आती है तब आपको ध्यान आता है न्याय की कोई बात हो रही है। जबकि प्लेटो के विचारों में तो ऐसा है ही नहीं। तो हम इन दोनों को अंतर करें ना, तो उनको एक तो अंतर यही हो जाता है कि आधुनिक न्याय की जो संकल्पना है वो कानून, विधि, दंड पर आधारित है, जबकि प्लेटो बात किसी करता है नैतिकता की, आत्मा के गुणों की, समाज में संतुलन की। वो कहीं पे भी कानून और विधि की बात कर ही नहीं रहा, तो बिल्कुल अलग हो गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर, आधुनिक टाइम में, आधुनिक समय में न्याय तब बोलते हैं जब व्यक्ति को हमने अधिकार दे दिए हों। वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे समानता का अधिकार दे दोगे तो मेरे साथ न्याय होगा, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार दे दोगे तो मेरे साथ न्याय होगा, मुझे अल्पसंख्यकों के वाले अधिकार दे दोगे तो मेरे साथ न्याय होगा, मुझे शिक्षा संबंधी अधिकार दे दोगे तो न्याय होगा। परंतु प्लेटो की संकल्पना में न्याय अधिकार की संकल्पना नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ें कर्तव्यों की बात बताई गई है। अब आप इसको अपने भारतीय संविधान की तरफ लेके जाओ। भारतीय संविधान में भाग तीन अधिकारों की बात करता है और भाग चार के कर्तव्यों की बात करता है। और कर्तव्यों को हमारे कंपलसरी नहीं किया गया है, मतलब अगर उसका उल्लंघन कर दिया तो आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते, है ना, वाद योग्य नहीं है, उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते, पर 3 के लिए जा सकते हैं। तो कहने मतलब है हमारे संविधान में भी भाग 3 मतलब अधिकारों के रूप में ही न्याय को ज़्यादा माना है। परंतु प्लेटो के पूरे न्याय की संकल्पना में कर्तव्यों की बात है कि व्यक्ति को क्या कर्तव्य निभाने हैं, समाज के वर्ग को क्या कर्तव्य निभाने हैं, और जब ये अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तभी न्याय मिलेगा, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। एक चीज़ क्या हो गया, आज के टाइम पे क्या बोलते हैं कि वो प्लेटो ने क्या बोला था, शिक्षा के द्वारा हम न्याय की स्थापना करेंगे, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करेंगे। परंतु आज के टाइम पे कैसे न्याय की स्थापना होती है, विधि, लॉ, कानून, दंड, इनके द्वारा स्थापित होती है, ठीक है। तो ये मुख्यतः अंतर आ जाते हैं। अब बात आती है लास्ट में न्याय सिद्धांत की आलोचना। ये अपने सारे पॉइंट कवर हो गए, अब इसमें न्याय सिद्धांत की आलोचना की बात करते हैं। एक आलोचना बारकर ने की है जो बहुत प्रमुख भी है। ये देखो, आप किसी भी विचारक की आलोचना होना तो जिसने आलोचना की है उस विचारक का नाम भी ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर ज़्यादा नाम याद नहीं रह सके तो एक नाम ज़रूर याद रखना चाहिए, उसको आउटलाइन ज़रूर करना। अगर कभी भी आपको कोई एक विचारक याद रह गया जिसके नाम से आप जिस विचारक की आलोचना कर रहे हैं, तो उससे बहुत प्रभावशीलता बन जाती है आपके आंसर की। और अगर आप अदर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही आपको एग्जैक्टली नाम याद करने की। तो हम यह बात कर रहे हैं आलोचना की। बारकर एक विचारक है जिसने बोला कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सामंजस्य व संतुलन बनाने पर बल दिया है, ठीक है, और विभिन्न वर्गों पर, और जब सामंजस्य संतुलन बनाते हैं तो कई बार हो सकता है कि कोई विवाद आए, संघर्ष की स्थिति आए, क्योंकि अलग अलग वर्ग अलग अलग काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आ सकता है। परंतु प्लेटो संघर्षों के समाधान कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहता, ठीक है। एक जगह वो क्या कहता है कि प्लेटो अपनी जगह पे क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कार्यों को संपादन करेंगे और कोई भी एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर दूसरी तरफ प्लेटो ने यह भी कह दिया कि दार्शनिक राजा अन्य वर्गों को नियंत्रित व निर्देशित करेगा। जब आपने अलग अलग ही कर दिया, कार्यों का बंटवारा कर दिया, विभाजन कर दिया, उनका विशेषीकरण कर दिया, तो फिर दार्शनिक राजा को आपने दूसरों को नियंत्रित और निर्देशित करने की पावर कैसे दे दी? थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा, कॉल पॉपर का नाम सुना होगा आपने। कॉल पॉपर प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहते हैं, ठीक है। उसको क्यों कहते हैं? उनका कहना है कि प्लेटो के न्यायपूर्ण समाज में व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं कही गई, उनको तो पूरी तरीके से उपेक्षित ही कर दिया गया और सब कुछ राजा की इच्छा पर छोड़ दिया गया।
ठीक है। तो इस तरीके से वह बात करता है कि प्लेटो का जो विचार है न्याय सिद्धांत का या और भी विचार आदर्श राज्य का, ये समाज के लिए हानिकारक है, ये समाज के लिए सही नहीं है। ठीक है। तो अब हम जब लास्ट में जब मूल्यांकन करेंगे तो आप ये ध्यान रखना, आपको पॉजिटिव में आंसर देना है प्लेटो का कोई भी विचार हो। आलोचना अपनी जगह है, परंतु प्लेटो का विचार किसी भी क्षेत्र में, आदर्श राज्य या न्याय सिद्धांत या शिक्षा का विचार या साम्यवाद का सिद्धांत, राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। यह राजनीतिक सिद्धांत का एक बहुत ही गुणात्मक रूप से परिवर्तित करने वाला विचार है। ठीक है। तो उसकी आपको सकारात्मक आलोचना में ही अंत करना है। उसको मतलब जैसे प्लेटो को कल्पना लोकीय बोलते हैं या कोई भी आलोचना हो, आपको उस रूप में इसको समाप्त नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि प्लेटो ने जो विचार दिए थे उसमें कई सारे सकारात्मक विचार भी हैं, जो कोरी कल्पना नहीं है। उसमें कई ऐसे विचार हैं जो कि समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे समाज में संतुलन सामंजस्य के लिए इतना विस्तृत रूप में सोचना, वही अपने आप में एक बहुत प्रमुख विचार है। तो इसलिए जब भी अंत करें तब सकारात्मक रूप से अंत करना है। प्रश्नों का जिस तरीके से पैटर्न आता है उसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई भी प्रश्न आए और उसके अंत में बोले कि फला प्रश्न है कि चर्चा कीजिए, है ना, आते हैं ना लास्ट में, चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, समीक्षा कीजिए। जब आए कि चर्चा कीजिए या सविस्तार कीजिए या टिप्पणी कीजिए, तो उसमें आपको आलोचना नहीं लिखनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की चर्चा कीजिए, तो उसमें आलोचना नहीं लिखनी है, जो मैंने अभी बताई। प्लेटो के न्याय विचार पर टिप्पणी कीजिए, तो आलोचना नहीं लिखनी है। प्लेटो के न्याय विचार पर प्रकाश डालिए, तो आलोचना नहीं लिखनी है। परंतु समीक्षा वर्ड आए तो आलोचना ज़रूर लिखनी है। ठीक, समीक्षा का मतलब ही होता है आपके पक्ष और विपक्ष को जान रहे हैं। वो आलोचना कम लिखिए और अंत जो करेंगे ना वो सकारात्मक रूप में ही करना। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो हम प्लेटो के आदर्श राज्य को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।